बात करें आप एमआईएम की या वंचित की या किसी की, तो कोई भी हमारे साथ औरंगाबाद के इशू के ऊपर खड़ा हुआ नहीं। न किसी हमारे मुल्क में इस वक्त हमारे आइन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है जातिवादी ताकतों द्वारा। किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा हाथ में लेके अगर आप चलेंगे तो हो सकता है कि आप भी उन अंधभक्तों में शामिल हो जाए। अपना मुतालबा रखना चाहिए इन सियासतदानों के सामने कि हमारा जो रीनेमिंग का इशू है उसमें आप कितना हमारे साथ रहेंगे, आप हमको इस इशू के ऊपर सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये बात भी उनके सामने। आगे आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं या आपने पॉलिटिक्स से छोड़ दी? हिशाम अजवानी साहब, औरंगाबाद रीनेमिंग केस में क्या अपडेट है? औरंगाबाद रीनेमिंग केस में हमारी तरफ से पूरी बहस कंप्लीट हो चुकी है। सरकारी पक्ष ने भी अपना जो भी जवाब देना था वो भी सब दे दिया है। अब ये जो मामला है इसको कोर्ट ने रिजर्व फॉर ऑर्डर कर दिया है, मतलब अभी इसको आरएफओ किया हुआ है। इसका फैसला कभी भी आ सकता है, अगर कोर्ट चाहे तो। छुट्टियां अभी कोर्ट को लगने वाली है मेरे ख्याल से 10 तारीख के बाद, उससे पहले भी कोर्ट दे सकता है या फिर हॉलीडेज के बाद भी इसका फैसला आ सकता है। हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। रिजर्व फॉर ऑर्डर मतलब रहता क्या है? वो एक आम जनता को मतलब मालूमात के लिए आप कुछ शॉर्ट में बता सकते हैं? कोर्ट ने अपनी तरफ से इस मामले को अब राखीव कर दिया है, जिसको हम मराठी में यूजुअली हम इसको कहते हैं, रिजर्व कर दिया है। अब इसमें कोई नया पहलू किसी पक्ष की तरफ से, ना पक्षकारों की तरफ से ना सरकार की तरफ से कोई लाया नहीं जा सकता। जो भी सारे पुरावे और जो भी कहना था, जो भी सारा आर्ग्यूमेंट था वो कंप्लीट हो गया है, गवर्नमेंट की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। अब इसको कोर्ट एग्जामिन करेगा और उसके ऊपर अपना फैसला कोर्ट सुना सकता है, सुनाने वाला है। हिशाम साहब, इसमें एक सवाल काफी उठ रहा है। जो हमारे खासदार हैं मैम से इम्तियाज जलील साहब, उनकी तरफ से एक आंदोलन किया गया था कलेक्टर ऑफिस के पास, जो कुछ वक्त में रोक दिया गया कुछ वक्त के बाद। उसका फायदा कोर्ट को हुआ है कुछ, वो आंदोलन करने से, या फिर जो भी लोगों ने, जो भूख हड़ताल पे कुछ लोग बैठे थे अलग, इन चीजों का कुछ फायदा हुआ है कोर्ट में इस केस को? जैसा प्रेशर बनना चाहिए था वैसा प्रेशर हमारी तरफ से, औरंगाबाद की तरफ से बन नहीं पाया। कोर्ट में कोई आंदोलन के इसके फायदे जब भी होते हैं जब उसको गवर्नमेंट उतनी सीरियसली ले। तो वो तो हमने खुद ही उसको डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया। कोर्ट के अंदर ये सब चीजों का कहीं कोई मायने नहीं रहेगा। कोर्ट के अंदर उन्हीं बातों पे बहस हुई या उन्हीं बातों को माना जाएगा जो ऑन रिकॉर्ड हो, जो जैसे हमने अगर कहीं ऑब्जेक्शंस हमने जहां प्लेस किए हैं, जैसे हमने आपके डिवीजनल कमिश्नर में दिए, अगर गवर्नमेंट के नुमाइंदों के जरिए अगर ये सारे ऑब्जेक्शंस होम मिनिस्ट्री में या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या पार्लियामेंट में दिए जाते तो उसके ऊपर हमको कुछ फायदा मिल सकता था और उसके बाद ही इस पे कोई असर पड़ पाता। तो इसका कोई फायदा हमको कोर्ट के केस के अंदर नहीं मिला। जैसा आप बताए कि इसका फैसला आ सकता है आगे। दूसरी एक चीज थी सर, एक सवाल था आपसे। अभी चल रहे हैं लोकसभा इलेक्शन, उसको आप किस तरह देखते हैं? मेरी नज़र में ये जो इंतखाबात है ये मुल्क की जो मुस्तकबिल है, जो तकदीर है, वो तय करने वाले इंतखाबात हैं। इस वक्त जैसे अभी तक हमने 70 सालों में जो चुनाव देखे हैं उसमें पार्टियों के चुनाव हुआ करते थे, उसमें कैंडिडेट्स का हम लोग चयन किया करते थे, लेकिन इस वक्त मुल्क के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी है। हमारे मुल्क में इस वक्त हमारे आइन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है जातिवादी ताकतों द्वारा, फैसिस्ट रेजिम्स जिसको हम कहते हैं, या जो राइट विंग ग्रुप्स हैं उनके जरिए, और हमारी डेमोक्रेसी जो लोकशाही है वो खतरे में है। और ऐसे हालात में हम लोगों को बहुत समझदारी से, बहुत सूझबूझ से वोट करने चाहिए। इंडिविजुअल किसी मुद्दों पे ना जाते हुए कलेक्टिवली मुल्क के जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बचाने के लिए हमको वोट करना है। और इसके अंदर कोई भी पर्सनल ग्राउंड्स पे मुझे लगता नहीं कि हमको जाना चाहिए या बहना चाहिए। किसी पार्टी के खूंटे से बंध के रहने की बजाय मैं यही चाहूंगा कि लोग दिल्ली के लेवल पे नजर रखते हुए कि वहां हमको कौन सी सरकार चाहिए या वहां हमको क्या सोच वाले लोग चाहिए, उसके बेसिस पे हमको वोट करना चाहिए। अभी कुछ वक्त पहले जैसा बहुत से ये चले हैं मामले, आरिफ नसीम को लेकर कुछ न्यूज़ें चली है, उन्होंने कोई पद से अपने इस्तीफा दिया है। जिस तरह आपने भी औरंगाबाद नामांतरण के लिए
पार्टी छोड़ दी थी, पद छोड़ दिया था, सभी चीजें छोड़ दी थी, तो उनके इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? आरिफ साहब हमारे बड़े रहे हैं, मैंने पार्टी में उनके साथ भी काम किया है। जब औरंगाबाद का मामला हुआ था नाम बदलने का, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना पूरी तरीके से शामिल थी, बाद में शिंदे और बीजेपी ने आके, फडणवीस ने आके इसके अंदर फिर से फैसला दिया, लेकिन पहला फैसला तो ये लोगों ने ही दिया था, जिसके एहतजाज में मैंने पार्टी के पद से भी इस्तीफा दिया और बाद में पार्टी की जो प्राइमरी मेंबरशिप थी वो भी मैंने छोड़ दी। उस वक्त ये सबके सामने, जो भी अक़लियती लीडर्स हैं उनके सामने मैंने ये बात रखी थी कि आप लोग जो है वो इसमें पार्टी पे प्रेशर बनाए, इसमें आप साथ आए, लेकिन ये लोग अपने अपनी जो भी इनके पर्सनल एम्बिशंस थे या जो भी इनकी लॉयल्टीज थी पार्टी के लिए, ये वही निभाते रहे, ये उसी उसमें लगे रहे। अगर मुझे लगता है कि आज पर्सनली इनको अगर कुछ नहीं मिला है लोगों को, उसकी वजह से ये अपने किसी पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं या एहतजाज बता रहे हैं। बाबा सिद्दीकी साहब ने शरद आपके अजीत पवार ग्रुप ज्वाइन कर दिया, नसीम साहब ने हमारे कौन से स्टार प्रचारक का कुछ उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये बात भी हकीकत है कि कांग्रेस ने पूरे 48 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर से एक भी माइनॉरिटी कैंडिडेट को प्लेस नहीं किया है, कहीं भी इन्होंने उसमें नुमाइंदगी नहीं दी जो दी जा सकती थी। लेकिन अगर हम जब उस वक्त जब पार्टी सेक्युलर लाइन से हट रही थी, जब उस्मानाबाद और औरंगाबाद का नाम तब्दीली के अंदर कांग्रेस और राष्ट्रवादी खुल के सामने आ गई थी, खुल के साथ चली गई थी शिवसेना के, उस वक्त अगर खड़े रहे होते तो मुझे लगता है कि आज ये नौबत नहीं आती और हमारे दिलों में इन लीडर्स के लिए ज्यादा इज्जत रही होती कि ये कम्युनिटी के लिए या मुआशरे के लिए खड़े रहे, रादर देन अपने पर्सनल इशू के ऊपर रेजिग्नेशन देना। मेरा मुझे लगता कम्युनिटी और मुआशरे के लिए खड़े होना ये मेरी नजर में ज्यादा बड़ा है। अभी के इलेक्शन जिस तरह से देखे जा रहे हैं हमारे शहर औरंगाबाद में, तो आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफी पुराना है, आप ये चीजों में रहे, आप किसके साथ जाना चाहेंगे, आपका समर्थन किसे रहेगा? मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि हमने मुल्क एतबार से जो है नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए वोट करना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा हाथ में लेके अगर आप चलेंगे तो हो सकता है कि आप भी उन अंधभक्तों में शामिल हो जाएं, जो एक टर्म नया आजकल गोदी मीडिया टाइप डेवलप हो चुका है 2014 के बाद। तो किसी पार्टी, क्योंकि कोई भी पार्टी ने हमको साथ नहीं दिया, ना कांग्रेस को हम कह सकते हैं कि वो कोई बड़ी माइनॉरिटीज की और एससी एसटीज की हमदर्द है, और ना एनसीपी को कहा जा सकता है, शरद पवार गुट को। शिवसेना तो खैर शिवसेना है, वो तो हमेशा से उसकी सियासत हमेशा माइनॉरिटी विरोधी रही है, बट आज वो अपने किसी रीजन की वजह से इस अलायंस में शामिल हुई है। बात करें आप एमआईएम की या वंचित की या किसी की, तो कोई भी हमारे साथ औरंगाबाद के इशू के ऊपर खड़ा हुआ नहीं, ना किसी ने कोई केस किया, ना किसी ने कोई प्रॉपर जैसे करना चाहिए था वैसा विरोध किया। तो हम तो यही कहेंगे कि कोई हमारा साथ रहा तो नहीं, ये लड़ाई हम खुद ही लड़ रहे हैं। तो इसीलिए किसी पार्टी की हिमायत करने के बजाय मैं यही चाहूंगा कि जो ताकत या जो गठबंधन या जो पार्टी इस वक्त जो मुल्क का मूड है कि फैसिस्ट रेजिम को हमको हटाना है, जो राइट विंग ग्रुप्स हैं उनको हमको कुर्सी पे से हमको निकालना है, निखाड़ फेंकना है और फिर से कहीं ना कहीं एक सेक्युलर सरकार हमको बनानी है, तो जो फैसिस्ट रेजिम को हराने वाला आपको नजर आए, आप अपना फैसला लेके उस दिन उसको वोट कर सकते हैं, कि ना कि आप किसी के इसकी रैली में नजर आ रहे हैं या उसकी रैली में या सभा में नजर आ रहे हैं, और कोई पर्सनल ग्राउंड्स के ऊपर तो वोट करने का सवाल ही नहीं उठता। लगता तो यही है कि औरंगाबाद की लड़ाई हम अपनी खुद की लड़ रहे हैं और सबने अपने अपनी रोटियां सेकी हैं, पॉलिटिकल मफाद की में हमेशा सब मुलविस पाए गए। तो इस वक्त जो बीजेपी को या जो फैसिस्ट रेजिम है उनके खिलाफ हमको मजबूती से जीतता हुआ नजर आए, हमने उसको सपोर्ट कर देना चाहिए। इसमें एक सवाल और उठता है कि आम जनता क्या सवाल कर सकती है ऐसे अपने कैंडिडेट से कि आप अगर चुन कर आए, तो जैसा औरंगाबाद नामांतरण का जो अपना इश्यू चल रहा है उसके ऊपर अगर आप नाम वापस लाएंगे तो वोट करेंगे, ये सवाल करना चाहिए जनता को कोई कैंडिडेट से या फिर पॉलिटिकल पार्टी से?
ये अच्छा सवाल आपने किया। अभी मेरी हाल ही में परसों उस्मानाबाद के कुछ जिम्मेदारों से बात हो रही थी, क्योंकि वो केस लड़ने में भी हमारी उनसे मुलाकात होती थी। तो उन्होंने एक बात अच्छी बताई कि उस्मानाबाद में इस वक्त जो महाविकास के या जो भी ओबाटा ग्रुप के कोई खड़े हैं, तो उन लोगों ने उनके सामने अपना मुतालबा रखा है कि भाई हम आपको वोट दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो हमारे जो नामांतर का इशू है ये हमारा इशू रहेगा, ये आप ध्यान में रखें। उन्होंने उनसे रिटर्न भी तहरीर में से उसको सबमिट किया है, दिया है कि हम अगर आपको वोट भी देंगे तो हमारा नामांतर का इशू या आप जहन में रखेंगे, और अगर आप सरकार में आते हैं या इख्तिदार में आते हैं तो ये इशू आप उठाएंगे और ये इशू के अंदर आप काम करेंगे। हम लोगों को भी जहां भी हम वोट करें, हमको ये मुतालबा बिल्कुल रखना चाहिए कि हमारा जो रीनेमिंग का इशू है, अगर आप इख्तिदार में, वैसे तो सभी ने मिलकर हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन हमको फिर भी जो है जिंदा रहने का सबूत देना है। कोर्ट में तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह हमको कोर्ट से ही राहत मिलेगी, हमको पूरी उम्मीद है इसमें। लेकिन फिर भी जो आज पॉलिटिकल क्योंकि एक मामला चल रहा है, तो हमको जो है अपना मुतालबा रखना चाहिए इन सियासतदानों के सामने कि हमारा जो रीनेमिंग का इशू है उसमें आप कितना हमारे साथ रहेंगे, आप हमको इस इशू के ऊपर सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये बात भी उनके सामने होनी चाहिए। शहर की जनता को आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जैसे अभी अपनी जो भी बातचीत हुई हमारी इस इंटरव्यू के जरिए या इस बाइट के जरिए, मैं यही कहूंगा कि आप लोग जब वोट करें या इस इलेक्शंस के अंदर, तो वोट तो जरूर डालें, क्योंकि हमारे जो भी मुतबर जो है शख्सियतें हैं, हमारे उलमा हैं या और भी जिनको हम बड़ा मानते हैं, उन सब की तरफ से ये बयानात आए हैं कि हमको वोट करना चाहिए और ये मुल्क की तकदीर तय करने वाला इलेक्शन है। तो वोट तो हम जरूर करें, लेकिन आप पर्सनल ग्राउंड्स पे जाके कि अरे ये हमारे कम्युनिटी के हैं या ये हमारी पार्टी के हैं, ये सब इमोशंस में बहने की बजाय आप ये देखें कि उस फैसिस्ट रजीम को जो हराने वाली जो ताकत है, आप उसको अपना सपोर्ट देकर उसको जिताने की कोशिश करें। मेरा अगला सवाल वही था आपसे कि आज हमारे शहर में देखा जा रहा है कि एक पार्टी का कोई कार्यकर्ता या एक कैंडिडेट का सपोर्टर दूसरे कैंडिडेट के सपोर्टर को बुरा बोल रहे हैं, आपस में झगड़े भी काफी हो रहे हैं ये चीज को लेकर। ये चीज सही हो रही है क्या? ये इलेक्शन के हद तक है, आगे चीज सुधर जाएगी? ये इलेक्शन जनता का है, कार्यकर्ताओं का नहीं, इसलिए कार्यकर्ताओं की बातों पे ध्यान न दे। कार्यकर्ता तो अपनी वफादारी निभाते रहते हैं अपनी अपनी पार्टियों से, अपनी अपनी तंजीमों से। जैसे अभी से पहले भी मैंने आपसे कहा कि जब हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी या हम पर जब ऐसा कुछ वक्त आन पड़ा, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए खड़ी नहीं हुई। और ये सारे कार्यकर्ता किस दिल में छुपे हुए थे, जो आज सारे एकदम जैसे बारिश में निकल आते हैं सारे सड़कों पे, तो वैसे आज ये निकल आए हैं। तो इनकी बातों पे ध्यान देने की बजाय हमको अपने आने वाले नस्लों के लिए क्योंकि फैसला लेना है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमको वोट करना चाहिए कि हमारी नस्लों के लिए हम क्या मुस्तकबिल चाहते हैं। हमको ये फैसिस्ट रजीम ही कंटिन्यू करनी है या हम चाहते हैं बदलाव लाना इस मुल्क के अंदर, वो सोच के हमको वोट देना चाहिए। सर, इसमें एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, जब से आपने कांग्रेस छोड़े कोई पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, तो आगे आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं या आपने पॉलिटिक्स से छोड़ दिए? नहीं, मैं एक बार समाजी जिंदगी में इंसान आ जाए तो वो यूजुअली बाहर नहीं निकलता, वो उसके अंदर एक तरीके से उसके ब्लड में आ जाता है कि वो काम करता है। लेकिन हाँ, इतना है, मैं किसी गलत के साथ कभी नहीं खड़ा रहूंगा, ये मेरा अपना मानना है। ये सवाल करने का मेरा मकसद एक था सर, क्योंकि चर्चे है कि हिशाम उस्मानी साहब वापस से कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं या और कोई पार्टी जो हमारे पास की मशहूर पार्टी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके साथ जाने के चर्चे चल रहे हैं आपके। ये चीज कहाँ तक सही है? नहीं, मैंने पहले भी ऑफर्स कई पार्टी से आए, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। मैंने आपसे यही कहा कि मैं गलत के साथ नहीं खड़ा रहना चाहता। जब मुझे अपनी यूथ अवस्था में लगा कि कांग्रेस जो है एक सेक्युलर पार्टी है और मेरे नेता रहे विलासराव देशमुख साहब, जिसके उसमें क़यादत में मैंने काम किया और आज भी मैं उनको अपना मेंटोर मानता हूँ, नेता मानता हूँ विलासराव जी को, और उनके उसमें हमने काम किया। बाकी कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी, जो लीडरशिप थी, वो सेक्युलर हमको लगती थी सारी। लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि नहीं, ये गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो मैंने उनको भी छोड़ दिया। तो गलत का साथ तो हमको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये हमारा दीन भी हमको सिखाता है।
और कोई पॉलिटिकल पार्टी मैंने बिल्कुल ज्वाइन नहीं की और ना कोई ज्वाइन करने का कोई मेरा इरादा है। हमने खुद ने जो है अपना एक पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसको हमने उसको एक अमली जामा पहनाने के लिए हमने सारे जो अप्रूवल्स और जो गवर्नमेंट्स की परमिशंस लगती हैं वो सारी हमने दे दी। लेकिन इतना बड़ा चुनाव था अभी ये लोकसभा का, तो इसके लिए हमने उसको लॉन्च नहीं किया कहें, या कोई रीजंस की वजह से हमने उसको अभी पूरी तरीके से ना कोई कैंडिडेट्स हमने प्लेस किए उसके अंदर, और ना हम पे भी कोई इल्जाम लग सकता था कि भाई ये अभी वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ठीक है, ये जो सो कॉल्ड अपने आप को बड़ी पार्टियां कहती हैं और जो नेशनल पार्टियां या नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन करने वाली पार्टियां कहती हैं, ठीक है ये चुनाव लड़े, हम तो एक वोटर की तरीके से इनको जो भी जिसको वोट करने का हमको सही लगेगा हम करेंगे। लेकिन इसके बाद आने वाले असेंबली इंतखाबात हो, आपके इलेक्शंस हो या आपके कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो, उसमें जरूर हम अपनी बात रखेंगे और जो आने वाले इंतखाबात है उसके अंदर हम जरूर सामने आएंगे। इस इलेक्शंस तक हमने थोड़ी सी खामोशी इख्तियार की है और जनता के जो प्रश्न है उसको हम उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर।